फिल्म है कलम कावल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस फिल्म की परतों को खोलती है, क्योंकि इसकी जड़ें एक असली और बेहद चौंकाने वाली कहानी में है, साइनाइड मोहनन की कहानी। बिल्कुल। और यही बात इस फिल्म को इतना बेचैन करने वाला बनाती है ना, कि ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। हाँ, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक इंसान जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, अपने अंदर एक राक्षस को छुपा सकता है। फिल्म की शुरुआत ही आपको पकड़ लेती है। हाँ, वो आपको एक ऐसे किरदार की दुनिया में खींच लेती है जिसके बारे में आप तय नहीं कर पाते कि वो आखिर है कौन। और कुछ भी समझने से पहले मुझे लगता है हमें उस असली इंसान के बारे में बात करनी होगी जिस पर ये किरदार आधारित है, साइनाइड मोहनन। हाँ, जरूर। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो सबसे हैरान करने वाली बात ये लगी कि वो कोई गुमनाम साया नहीं था, वो समाज का एक जाना माना हिस्सा था। यही तो सबसे डरावना पहलू है ना। उसका असली नाम था मोहन कुमार, और वो पेशे से एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर था। एक पीई टीचर, सोचिए। हाँ, जो दिन में बच्चों को अनुशासन सिखा रहा है, खेल सिखा रहा है, और पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। ये जो दोहरापन है, यही उसकी कहानी का केंद्र है। ये बात दिमाग को सुन कर देती है। एक तरफ वो अपने 4 बच्चों का पिता है, एक पति है, समाज में एक सम्मानित शिक्षक, और दूसरी तरफ ये दोहरा जीवन कोई कैसे जी सकता है? और उसकी क्रूरता को ये और भी ज्यादा भयावह बना देता है। और उसकी क्रूरता का तरीका बहुत ही योजनाबद्ध था। वो कोई अचानक गुस्से में आकर हत्या करने वाला अपराधी नहीं था। नहीं। 2003 से 2009 के बीच उसने 30 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया, और उसका तरीका वो भरोसे पर टिका था। हाँ, वो पहले एक रिश्ता बनाता था, वो महिलाओं को प्यार का यकीन दिलाता, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, उनका विश्वास जीतता था। ये एक धीमी सोची समझी प्रक्रिया थी। बिल्कुल। और जब वो महिलाएं गर्भ ठहरने की चिंता जताती तो वो एक मसीहा बनकर सामने आता था। वो कहता, चिंता मत करो, मेरे पास गर्भ रोकने की गोली है। और वो भरोसा कर लेती थी। हाँ, लेकिन उन गोलियों में दवा नहीं, साइनाइड होता था। बस भरोसे का गला घोंट देना। और इसके पीछे का मकसद और भी ज्यादा घटिया था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी। नहीं, ये हत्या और लूट का एक ठंडा कैलकुलेटेड सिलसिला था। हत्या के बाद वो उनके गहने, पैसे, जो कुछ भी कीमती होता, वो सब लूट लेता था। और फिर लाशों को सार्वजनिक जगहों पर छोड़ देता था, जैसे बस स्टैंड या पब्लिक टॉयलेट्स में। हाँ, और ऐसा करने से 2 चीजें होती थीं। एक, लाश की पहचान मुश्किल हो जाती थी, और दूसरा, मौत की वजह तुरंत पता नहीं चलती थी। इससे उसे भागने का वक्त मिल जाता था। हर कदम बहुत बारीकी से सोचा हुआ था। और इसी सोची समझी क्रूरता को पर्दे पर उतारना, ये किसी भी निर्देशक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिल्म में मम्मुट्टी का किरदार स्टैनली इसी का एक चेहरा है। लेकिन निर्देशक ने उसे किसी हीरो या विलन की तरह सीधे सीधे पेश नहीं किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। फिल्म की कहानी स्टैनली के नजरिए से ही चलती है, लेकिन निर्देशक उसे कभी भी सही ठहराने की कोशिश नहीं करता। एक शुरुआती सीन है जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। हाँ, वो अपनी पत्नी से एक काम का बहाना बनाकर निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सीधे अपनी प्रेमिका के पास जा रहा है। उसी एक सीन से दर्शक समझ जाता है कि इस आदमी की बातों में सच्चाई नहीं है, ये भरोसे के लायक नहीं है। बिल्कुल। और फिर वो सीन आता है जो किसी भी संदेह को मिटा देता है, जब हम पहली बार उसे एक महिला की हत्या करते हुए देखते हैं। वो सीन बहुत ही ठंडा और बेरहम है। वहाँ कोई ड्रामा नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, बस एक काम को अंजाम देने जैसी शांति है। उस सीन के बाद आप एक दर्शक के तौर पर हिल जाते हैं। हाँ। आप सोचने लगते हैं कि मैं अब तक किसके नजरिए से ये कहानी देख रहा था। हाँ, और यहीं से निर्देशक एक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू करता है। वो आपको मजबूर करता है कि आप एक राक्षस की आंखों से दुनिया देखें। आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन आप उसकी दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। ज्यादातर फिल्में हीरो के लिए सहानुभूति बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कलम कावल कहती है, नहीं, हम आपको एक हत्यारे के मन के अंदर ले जा रहे हैं, और आपको ये असहजता झेलनी होगी। तो आपके पास ये राक्षस है जो समाज में खुलेआम घूम रहा है, एक के बाद एक अपराध कर रहा है। कानून की पकड़ उस तक पहुंचती कैसे है? और यहीं पर एसआई जयकृष्णन के किरदार की एंट्री होती है। हाँ, और ये भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। बिल्कुल। जयकृष्णन किसी सीरियल किलिंग के केस की जांच नहीं कर रहा होता, वो एक सांप्रदायिक दंगे से जुड़े मामले की जांच कर रहा होता है। अच्छा। और उसी छोटे से केस की एक कड़ी, एक धागा उसे स्टैनली तक खींच लाता है। ये असल जिंदगी की पुलिस जांच की तरह लगता है। हाँ, जहाँ एक छोटी सी चूक या एक मामूली सा सुराग एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दा खोल देता है। बिल्कुल। और यहाँ से फिल्म का मिजाज बदल जाता है ना? ये एक धीमी गति से जलने वाली थ्रिलर से एक तनावपूर्ण
कैट एंड माउस गेम में तब्दील हो जाती है। हाँ, एक तरफ स्टैनली है जो जानता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है, लेकिन वो अपने काम को रोकता नहीं। और दूसरी तरफ जयकृष्णन है जो जानता है कि स्टैनली ही कातिल है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये हिस्सा फिल्म में बहुत तनाव पैदा करता है। दोनों एक दूसरे की चालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टैनली और भी ज्यादा सावधान हो जाता है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि वो साइनाइड का इस्तेमाल करना वो बाद में सीखता है, जो उसे और भी घातक बना देता है। मतलब उसका अपराध करने का तरीका इवॉल्व होता है। हाँ, और पुलिस को उसके साथ साथ अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ती है। फिल्म में एक जगह स्टैनली 30 से ज्यादा हत्याओं का दावा करता है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ 13 ही मिलती हैं। ये भी असली कहानी से जुड़ता है। बिल्कुल। मोहन कुमार पर भी कई हत्याओं का शक था, लेकिन सबूतों के अभाव में सब साबित नहीं हो सकी। और इसी सबूत की कमी को तोड़ने के लिए कहानी में एक बहुत ही जरूरी किरदार आता है, रजी। हाँ, रजी। वो एक ऐसी लड़की है जो स्टैनली के साइनाइड हमले से किसी तरह बच निकलती है। उसका बचना स्टैनली के परफेक्ट क्राइम के सिलसिले में पहली दरार है। हाँ, वो एक जीती जागती गवाह है, और उसकी गवाही ही इस पूरे केस का मतलब रुख मोड़ देती है। कहानी और किरदारों के अलावा इस फिल्म में जो चीज़ इसे खास बनाती है वो है इसका प्रतीकवाद। निर्देशक ने कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कहानी से ज्यादा कह जाती हैं। जैसे वो पीले रंग का टेप रिकॉर्डर। हाँ, वो पीले रंग का टेप रिकॉर्डर, वो लगभग एक किरदार की तरह है। हाँ, वो टेप रिकॉर्डर बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। वो फिल्म के टाइटल से लेकर अंत तक स्टैनली के साथ रहता है, चाहे वो कहीं भी जाए। वो टेप रिकॉर्डर हमेशा उसके पास होता है, और दिलचस्प बात यह है कि उसकी बाकी आदतें बदलती रहती हैं। हाँ, कभी वो एक ब्रांड की सिगरेट पीता है, कभी दूसरी। कभी वो एक तरह के स्नैक्स खाता है तो कभी कुछ और। उसकी शराब, उसकी चाय, सब कुछ बदलता है, लेकिन वो पीला टेप रिकॉर्डर कभी नहीं बदलता। वो एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है। और ये प्रतीक उसी भरोसे वाली बात से जुड़ता है जो आपने पहले कही थी। ये टेप रिकॉर्डर इस बात का प्रतीक है कि इंसान की बाहरी आदतें, उसका पहनावा, उसकी पसंद नापसंद, ये सब एक मुखौटा है जो बदल सकता है, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है, हाँ, उसकी जो असली प्रवृत्ति है वो नहीं बदलती। स्टैनली के लिए उसकी हत्या करने की प्रवृत्ति ही उसकी असली ना बदलने वाली पहचान है। मतलब वो टेप रिकॉर्डर उसके अंदर के उस राक्षस का भौतिक रूप है जो हमेशा उसके साथ रहता है। वाह, बिल्कुल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब आपको लगता है कि आपने इस किरदार की गहराई को समझ लिया है, तभी फिल्म आपके सामने एक और चौंकाने वाली डिटेल रखती है। 1978 की एक डायरी। हाँ, वो डायरी वाला सीन वो रोंगटे खड़े कर देता है। एक सीन में हमें एक पुरानी डायरी दिखाई जाती है जिस पर साल 1978 लिखा है, और उसके पन्नों पर हत्याओं के स्केच बने हुए हैं, तरीकों की ड्राइंग बनी है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन ये कहानी के पूरे दायरे को बदल देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो 2003 से हत्याएं नहीं कर रहा था, वो तो दशकों से इसकी योजना बना रहा था, या शायद कर भी रहा था। यही जो 30 हत्याओं का आंकड़ा है वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल। अगर वो 1978 से ये सब सोच रहा था, तो उसने 2001 से पहले भी न जाने कितनी हत्याएं की होंगी जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि 2005 के आसपास जब मोबाइल फोन आम हुए, तब सबूतों को जोड़ना, कॉल रिकॉर्ड्स निकालना आसान हो गया। हाँ। उससे पहले के अपराधों का क्या, वो शायद हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो गए। वो डायरी हमें बताती है कि हम जिस राक्षस को देख रहे हैं वो सिर्फ कुछ सालों से सक्रिय नहीं है, बल्कि वो दशकों से हमारे बीच मौजूद था। तो पुलिस के पास रजी की गवाही है, उन्हें स्टैनली पर पूरा शक है, लेकिन फिर भी वो उसे तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जयकृष्णन जानता है कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। स्टैनली बहुत चालाक है, वो कोई फोरेंसिक सबूत पीछे नहीं छोड़ता। रजी की गवाही है, लेकिन हाँ, लेकिन एक चालाक वकील उसे अदालत में अविश्वसनीय साबित कर सकता है। जयकृष्णन को एहसास होता है कि कानून के स्थापित रास्ते से इस आदमी को सजा दिलाना लगभग नामुमकिन है। तो वो एक अलग रास्ता चुनता है। वो क्लाइमैक्स, वो बहुत ही दमदार है। हाँ, जयकृष्णन उसे पूछताछ के बहाने एक सुनसान वीरान लॉज में ले जाता है। उस लॉज में कोई नहीं है, मालिक भी नहीं। और निर्देशक वहां कैमरे का बहुत शानदार इस्तेमाल करता है। हाँ, वो हमें लॉज के आसपास की जमीन दिखाता है, जहां जगह जगह पत्थर गड़े हुए हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, जैसे वो अनौपचारिक कब्रें हों। बिल्कुल, वो एक अनकहा कब्रिस्तान है। निर्देशक हमें शब्दों में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि स्टैनली ने सालों में न जाने कितनी लाशों को यहीं दफनाया होगा। वो उसकी अपनी निजी कब्रगाह है। और फिल्म का अंत वो थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ साफ कर देता है। फिल्म के अंत में एक टेक्स्ट आता है कि दुनिया अभी भी स्टैनली की तलाश कर रही है।
जिसका मतलब है कि आधिकारिक तौर पर उसे एक भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लेकिन निर्देशक ने हमें जो दिखाया, हाँ, उससे ये साफ हो जाता है कि स्टैनली की कहानी उसी लॉज में खत्म हो गई थी। उसका अंत जयकृष्णन के हाथों उसी जगह पर हुआ जहां उसने अनगिनत जिंदगियों का अंत किया था। ये कानून की किताबों के बाहर किया गया एक तरह का काव्यात्मक न्याय है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कलम कावल सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। ये अपराध, इंसानी मनोविज्ञान और प्रतीकवाद का एक गहरा विश्लेषण है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे अच्छाई और सामान्यता का मुखौटा पहनकर भी कोई इंसान अपने अंदर कितनी भयानक दुनिया छुपाए रख सकता है। सही कहा। ये फिल्म सिर्फ एक अपराधी के बारे में नहीं है, बल्कि उस अंधेरे के बारे में है जो इंसानी मन में छिपा हो सकता है। और वो पीला टेप रिकॉर्डर और 1978 की डायरी जैसे प्रतीक दर्शक को सिर्फ एक कहानी देखने पर नहीं, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो हमें सतह पर दिखता है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा जटिल और अक्सर बहुत ज्यादा डरावनी हो सकती है। और अंत में ये बातचीत एक सवाल छोड़ जाती है। फिल्म हमें स्टैनली के पकड़े जाने और उसके अंत की एक कहानी दिखाती है, लेकिन 1978 की वो डायरी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में साइनाइड मोहनन जैसे कितने और अनकहे अपराध दफन हैं, जिनकी गिनती शायद फाइलों में कभी दर्ज ही नहीं हुई।